एक लोकतंत्र में मानव जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता हो। बोलने की स्वतंत्रता भले सीमाओं में बंधी हो, लेकिन साथ ही साथ उसमें ये बात महत्वपूर्ण है कि जब व्यक्ति अपनी बात बोले तो सरकार उस पर बंदिशें न लगाए। सरकार के खिलाफ अगर बातें हो तो सरकार उसको सुनने की क्षमता रखे। और लोकतंत्र का डेफिनेशन भी यही होता है कि मैं आपसे असहमत हूं पर मैं आपका सम्मान करता हूं। और जब हम सच बोलने की कोशिश कर रहे थे तो सच के ऊपर ताला लगाने की कोशिश की गई। और ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे भारत के भी इतिहास में 1975 में एक बार छोटी सी ऐसी घटना हुई थी कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और उन्होंने आपातकाल लगा दिया था और प्रेस और मीडिया को बंद कर दिया था। आप याद कीजिए, इतिहास की जिस किताब को उठा करके आप पढ़िएगा आपको पता चलेगा कि जब भी दुनिया भर में आंदोलन हुए तो वहां एक बहुत बड़ा विषय प्रेस की स्वतंत्रता का रहा है। चोट करते हैं और कभी भी जनता के खिलाफ कोई सरकार काम करने लगेगी तो वो लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो या किसी भी प्रकार का कोई तंत्र हो, जनता उसको उखाड़ के फेंक देगी। और वहां के युवाओं ने बताया है कि अगर सच के साथ खड़ा हुआ जाए तो बड़ी से बड़ी सरकार को भी उखाड़ के फेंका जा सकता है। लोकतंत्र में अगर लोगों ने प्रदर्शन का रास्ता अपनाया था, सरकार और लोगों के बीच में असहमति हो सकती है, लेकिन युवाओं पे जब गोली बरसाई गई और 16 लोगों की उसमें मौत हो गई जैसा कि रिपोर्ट्स में दर्शाया गया, और 1600 से ज्यादा लोग, मेरे ख्याल से 16 या 34, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, लोगों की मौत हो गई गोली लगने से और 1600 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। इस तरह का कदम कभी भी किसी लोकतांत्रिक सरकार को नहीं उठाना। तो ये होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और प्रधानमंत्री की मांग को जलाना कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एट द सेम टाइम 16 लोगों पे गोलियां चलाना भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन पहले गोली चली तब उनको मजबूर होना पड़ा इस तरह का कदम उठाने के लिए, और ये हो जाता है। नेपाल में हो रहे आंदोलन और बिहार में चुनावी वर्ष, और इन सभी मुद्दों को लेकर के तमाम बातें होगी, जहां पर हमारे साथ रहेंगे युवा सांसद आदित्य राज। पहला सवाल सर, आदित्य राज के पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि एक युवा सांसद में जाना, उसके बाद में अभी हम नेपाल को देखें तो वहां पर युवा यानी जेनजी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और तमाम वहां पे कुछ ऐसी घटना भी हुई जो नहीं होनी चाहिए। और बिहार में भी सेम जो आंदोलन हो रहे हैं, जहां पर कुछ विद्यार्थियों ने, हालांकि बिहार की और भारत की जो जेनजी हैं वो काफी समझदार और नेपाल जैसे नहीं है, लेकिन एक बात को लेकर चले तो नेपाल में जैसी हो रही है वैसे बिहार में होने की बात हो। हम बिल्कुल असहमत हैं इस विषय से जो आप बोले कि बिहार और नेपाल का कंपैरिजन किया जा सकता है। और पहले तो दो चीजें समझिए, दोनों विषयों को अलग अलग रखिए। बिहार को अभी थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं, पहले नेपाल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने बताया, युवाओं और जेनजीज की बात हुई। एक लोकतंत्र में मानव जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता हो। बोलने की स्वतंत्रता भले सीमाओं में बंधी हो, लेकिन साथ ही साथ उसमें यह बात महत्वपूर्ण है कि जब व्यक्ति अपनी बात बोले तो सरकार उस पर बंदिशें न लगाए। सरकार के खिलाफ अगर बातें हो तो सरकार उसको सुनने की क्षमता रखे। और लोकतंत्र का डेफिनेशन भी यही होता है कि मैं आपसे असहमत हूं पर मैं आपका सम्मान करता हूं। बावजूद इसके नेपाल की सरकार ने जिस तरह की नीतियां अपनाई, उस बात को छोड़ दीजिए कि भारत के खिलाफ तो वहां की सरकार काम कर ही रही थी केपी शर्मा ओली जी के नेतृत्व में, जो वहां के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया। और उसके साथ अभी कुछ दिनों पहले जब 26 सोशल मीडिया एप्स को बैन कर दिया गया, तो जो जेनजी जनरेशन है यानी हमारा जो यूथ जनरेशन है, उनका ये कहना था कि भाई हम तो एंटी करप्शन के खिलाफ बात कर रहे थे, हम तो करप्शन के खिलाफ बात कर रहे थे, हम तो ऐसे ऐसे विषयों को लेकर के आ रहे थे जहां मीडिया कवर करने नहीं पहुंच रही थी, जिन बातों को पब्लिक डोमेन में नहीं लाने की हिम्मत किसी की हो रही थी वो हम उठाने की कोशिश कर रहे थे। और जब हम सच बोलने की कोशिश कर रहे थे तो सच के ऊपर ताला लगाने की कोशिश की गई। और ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे भारत के भी इतिहास में 1975 में एक बार छोटी सी ऐसी घटना हुई थी कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और उन्होंने आपातकाल लगा दिया था और प्रेस और मीडिया को बंद कर दिया था। आप याद कीजिए, इतिहास की जिस किताब को उठा करके आप पढ़िएगा आपको पता चलेगा कि जब भी दुनिया भर में आंदोलन हुए तो वहां एक बहुत बड़ा विषय प्रेस की स्वतंत्रता का रहा है। भारत में भी अंग्रेजों का जब शासन था तो प्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी। और आज जब जमाना बदला तो एक दौर था प्रेस का अर्थ होता था रिटन मीडिया, जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे। आज के दौर में सोशल मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण फॉर्म हो चुका है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पे अवेलेबल, ज्यादातर जनरेशन आज 18 से 35 साल के एज ग्रुप में एग्जिस्ट करती है, जो कि डिजिटल मीडिया पे अवेलेबल रहती है, इसी इंफॉर्मेशन युग में इसी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करती है। और जब आप इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो आप उसके सबसे बड़ी ताकत पे चोट करते हैं। और कभी भी जनता के खिलाफ कोई सरकार काम करने लगेगी तो वो लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो या किसी भी प्रकार का कोई तंत्र हो, जनता उसको उखाड़ के फेंक देगी। और वहां के युवाओं ने बताया है कि अगर सच के साथ खड़ा हुआ जाए तो बड़ी से बड़ी सरकार को भी उखाड़ के फेंका जा सकता है। और मेरे को ऐसा लगता है, और इसी से सेम जुड़ा हुआ आपका दूसरा सवाल था कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि बिहार में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। बिहार में प्रोटेस्ट होना ये विरोध है
और नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ वो प्रोटेस्ट नहीं, वो विद्रोह था। विरोध और विद्रोह में जमीन और आसमान का अंतर होता है। वहां लोकतंत्र के लिए लड़ाई थी, यहाँ लोकतंत्र से मांग की जा रही। तो दोनों में अंतर है। लोकतंत्र ही आपको आजादी देता है प्रदर्शन करने का, विरोध करने का सरकार का। जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां पे एकदम कड़क की टीम गई थी, वहां पे उन्होंने बात किया तो उनका कहना था कि जैसे देखे ना, बगल के पड़ोसी श्रीलंका को देखे, बांग्लादेश को देखे और अभी नेपाल को देख ही रहे हैं, और पाकिस्तान का क्या हाल है किसी से छुपा हुआ नहीं है इस बात को लेकर के। हालांकि भारत और बिहार ये जो जेएनयू है वो काफी समझदार के साथ साथ मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहूंगा। द मोमेंट आपने इस बात को कवर कर लिया कि वो ये कह रहे थे, ये इस बात का उदाहरण अपने आप में हो गया कि अगर कोई विरोध करने की बात कह रहा है और वो विरोध डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाज तक पहुंच गया, यानी लोकतंत्र बिल्कुल भी खतरे में नहीं, लोकतंत्र सिक्योर है। लोकतंत्र में ही आप लोकतंत्र के खिलाफ बोल सकते हैं और किसी तंत्र में नहीं। बात करें हम नेपाल की घटना को तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सिर्फ सोशल मीडिया बैन के वजह से ये सब विद्रोह हुआ, लेकिन असली कहानी हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। देखिए, शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी। कुछ चीजें और भी आप देखिए, कभी भी कोई भी घटना होती है तो उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। आप इस बात को नोटिस करते होंगे कि ये ग्रेटर नेपाल नाम का इन लोगों का अपना कैंपेन चल रहा था, और उस कैंपेन के तहत ये बिहार के कई क्षेत्रों को, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों को भी अपना हिस्सा दिखा देते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये कहने में कहीं से भी संकोच नहीं है कि ये सारा विदेशी फंडिंग के तहत चीन के सपोर्ट से और अलग अलग सपोर्ट से ये चीजें चल रही थी। और उस दौर में भी जब भारत की सरकार के साथ उनके रिश्ते ठीक ठाक ही थे, लेकिन उन लोगों ने भारत का भी विरोध करना, न्यूट्रल होने का कोशिश की जा रही थी, लेकिन कर रहे थे। जी हाँ। फिर वहां पे राजतंत्र हुआ करता था। बहुत से ऐसे विशेषज्ञों का मानना है, वैसे हम अपने आप को उतने बड़े विशेषज्ञ नहीं मानते हैं, लेकिन जो हमने पढ़ा है, जो सुना है, बहुत विशेषज्ञों का एक कहना है कि नेपाल में राजतंत्र के प्रति एक समर्थन था। इसलिए समर्थन नहीं था कि वो राजतंत्र है, इसलिए ज्यादा समर्थन था क्योंकि वो भारत समर्थक था। नेपाल में एक हिंदू सेंटिमेंट है, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, और एक हिंदू राष्ट्र को आपने एक सेकुलर देश बनाने की कोशिश की थी नेपाल को। उसके बाद जब वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई और उनका जिस प्रकार का रवैया रहा, चीन से इनकी मधुरता होने लगी, ये सेकुलरिज्म के रास्ते पे आगे बढ़ने लगे, वो भी तब जब पूरी की पूरी नेपाल की संस्कृति बहुत ज्यादा हिंदुत्ववादी थी और एकमात्र हिंदू देश पूरे विश्व में वो था। ये सारी चीजें वहीं से बनना शुरू हो गई, क्योंकि कोई भी घटना एक दिन में नहीं। पहले भी एक बार और आंदोलन हुआ था, नेपाल को जब लोकतंत्र बनाया गया था उसको हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बहुत व्यापक तरीके से उस समय भी आंदोलन हुआ था। लेकिन वो चूंकि धर्म की बात थी तो एक लिबरल माइंडसेट का आदमी, और जब मैं लिबरल कहता हूं तो ये लेफ्ट लिबरल वालों की बात नहीं करता, लिबरल मतलब खुले दिमाग का जो व्यक्ति है, वो इस बात को स्वीकार कर लेगा कि चलो ठीक है। लोकतंत्र लेफ्ट लिबरल क्या समझते हैं? लेफ्ट लिबरल से समझते हैं जो अर्बन नक्सल्स हैं, जो आपको कहते तो हैं कि खुले माइंडसेट के साथ चलो, लेकिन खुले माइंडसेट के नाम पे वो कश्मीर के अलगाववाद की बात करने लगते हैं, खुले माइंडसेट के नाम पे वो आजादी का नारा लगाने लगते हैं। हम कन्हैया कुमार गैंग की बात कर रहे हैं, खैर उसको अभी थोड़ी देर के लिए साइड रखिए, उनके ऊपर बाद में बात करेंगे, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो जब हम नेपाल की बात कर रहे हैं तो उस समय तो उस जनरेशन ने मान लिया कि चलो ठीक है, हमारे देश में लोकतंत्र तो है कम से कम, बाकी चीजें चलो फिर भी एक्सेप्ट की जा सकती हैं। लेकिन इस समय जब ये हुआ तो ये नहीं होना चाहिए था, और कहीं ना कहीं यूथ्स ने दिखाया कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा बदलाव हुआ है, वो चाहे इटली हो जहां यंग इटली और यंग यूरोप के रूप में मैथ्सनी रहे हों, या भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे लोग रहे हों, या फिर नेपाल में अब जो जिंजी प्रोटेस्ट चल रहा है ये दिखा रहा है। और बहुत से लोग तो वैसे ये भी कह रहे हैं कि आपने 6 महीने पहले एक वो भाषण सुना होगा, वो एक लड़के का कंपैरिजन, वो स्कूल में भाषण दे रहा था और सबने उसका कंपैरिजन कर दिया था हिटलर के साथ। वो भाषण जिस दिन आया उससे 6 महीने बाद देखिए आज नेपाल किस दिशा में जाने लगा। जब हमारी टीम रिसर्च करी थी तो एक और कारण पता चला कि नेपाल के जो राजनीतिक जो पॉलिटिशियन हैं, उनके जो बाल बच्चे हैं और जो हम लोग नेपोटिज्म कहते हैं, उसमें एक और बात सामने आई कि यहाँ पर जो लोग जो नेता हैं वो अपनी विकास और अपने जो बाल बच्चे उसको बाहर ले जाके शिफ्ट कर रहे हैं, और जो एक नेपाल की खुद की संपत्ति है उसको ये लोग बाहर शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और तब जितने भी विभाग हैं उन सब में जो है घोटाले चल रहे हैं, तमाम करप्शन हो रही है, जिस वजह से इसके पीछे का परिदृश्य बना। उसके बाद नेपाल सरकार इसको दबाना चाहती थी, इस वजह से जो है 6 दिन का अल्टीमेटम देती है सारे जो सोशल मीडिया कंपनी है उसको। उसके बाद मतलब नेपाल सरकार के तरह से अगर काम नहीं करते हैं, जो हम सरकार बोलेगी उस कंटेंट को नहीं हटाते हैं, तो आपको बैन कर दिया जाता है सिर्फ 6 दिन। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पॉलिसी सिर्फ नेपाल में आई हो, भारत भी लाया और वेस्ट कंट्री भी 2-3 कंट्री एक साथ पॉलिसी लाई।
यहाँ पे हंगामा नहीं हुआ। कुछ लोग थे, विरोध करना, लोकतंत्र में विरोध करना बिल्कुल सही बात है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि पहले करप्शन हुआ, उसके बाद जब जो लोग हैं उन्होंने आवाज उठानी शुरू की तो नेपाल गवर्नमेंट उसे दबाना चाहे, लेकिन हुआ ऐसा कि वो सोशल मीडिया पे बैन लगा दी। उसके बाद जो है ये विद्रोह बढ़ा और ये एक बड़ा हिंसक रूप में लिया, जहाँ पे आपने तमाम वीडियो देखी होंगी कि आग लगा हुआ है और वहाँ पे जेनजी डांस कर रहे हैं। उसके बाद पूर्व नेपाल के जो प्रधानमंत्री है उनकी पत्नी को जो है जिंदा जला दिया जाता है। हालांकि ये गलत है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। एक बात अब यहाँ पे हम टोकेंगे आपको, ये सारी बातें आप जस्टिफाई कर देंगे, लेकिन एक बात आप कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र में अगर लोगों ने प्रदर्शन का रास्ता अपनाया था, सरकार और लोगों के बीच में असहमति हो सकती है, लेकिन युवाओं पे जब गोली बरसाई गई और 16 लोगों की उसमें मौत हो गई, जैसा कि रिपोर्ट्स में दर्शाया गया, और 1600 से ज्यादा लोग, मेरे ख्याल से 16 या 34, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, लोगों की मौत हो गई गोली लगने से और 1600 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। इस तरह का कदम कभी भी किसी लोकतांत्रिक सरकार को नहीं उठाना चाहिए था। और ये दिखाता है कि कैसे एक नेपाल जो है वो एक इमेच्योर डेमोक्रेसी है, जहां पे लोगों के अंदर, सरकारों के अंदर डेमोक्रेटिक समझ बहुत कम है। और जो नई जनरेशन है उसने भी इस बात को साबित किया कि जब आपके खिलाफ हम सच बोल रहे थे, सच को उजागर कर रहे थे और आपने हमें दबाने की कोशिश की, इसका मतलब वहां की जनजी जो चाहती थी, जो कह रही थी, वो बिल्कुल सच था। ये आपके बात सही है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जलाना, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जलाना, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ है। आपने वहाँ बांग्लादेश में जैसे देखा कि वो शेख हसीना जो वहाँ की प्रधान, उनके घर में घुस के वहां से क्या क्या नहीं निकाले। नहीं, ये बिल्कुल होगा। आप याद करिए कि जब फ्रांस में भी क्रांति की पहली अभिव्यक्ति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति जब 1789 में हुआ, उस समय भी वहां के राजा के खिलाफ लोग किले पे चढ़ गए थे। तो ये होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और प्रधानमंत्री की मां को जलाना कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एट द सेम टाइम 16 लोगों पे गोलियां चलाना भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन पहले गोली चली, तब उनको मजबूर होना पड़ा इस तरह का कदम उठाने के लिए, और ये हो जाता है। ये इन सब नेपाल में जो अभी हालात है, उन सबको बिहार पे क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत बिल्कुल पे? भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेपाल कारण ये है कि अब बिहार की जो सीमा नेपाल से लगती है, वहां पे जिस तरह से पाकिस्तान और भारत की सीमा लगती है और जैसी वहां पे सुरक्षा व्यवस्था रहती है, वैसा नहीं है बिहार, क्योंकि एक अलग तरह का बिहार। बट आपको ये बात देखना पड़ेगा कि कई वीडियोस मीडिया में वायरल हैं कि नेपाल के लड़के कह रहे हैं कि हमको केपी ओली जैसे नहीं, अगर मोदी जैसे प्रधानमंत्री होते, ये सारी, तो ये सच्चाई को दर्शाता है। इसलिए नेपाल हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, उन लोगों को हमारी सरकार से नहीं, अपनी सरकार से प्रॉब्लम है। और इवन मुझे तो लगता है कि एक लार्जर सेक्शन नेपाल का ऐसा है, क्योंकि नेपाल बहुत सी चीजों के लिए भारत पे निर्भर है, और बहुत से लोग वहां पे ये भी चाहते हैं कि क्यों ना भारत का ही हिस्सा नेपाल बन जाए, जो कि बहुत लोग वहां का एक इंटरनल सेंटिमेंट है। और वहां की सरकार चाइना के साथ जाने की कोशिश करती है, और चाइना के साथ उनका जाना भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली सही नहीं है, अगर आप जियोपॉलिटिकल नजरिए से देखिएगा। बिल्कुल सही। तो बस सिंपल है, अब सारी बातें बोली नहीं जाती हैं। तमाम लोगों को समझना चाहिए जो ये कहते हैं कि मोदी जी कमजोर है और मोदी अंतर्राष्ट्रीय रूप से कमजोर हुए हैं, तो ये इशारे हैं, मुंह से हर बात नहीं बोला जाता, ये इशारे हैं, ये बातें हुई, ये इशारे हैं कि अगल बगल की चीजें बदलने लगी हैं। और अखंड भारत केवल सपना नहीं, संकल्प है। अखंड भारत।